ठीक है बच्चों, अब आप लोग क्या है नॉर्मलता पढ़ ही चुके थे। तो नॉर्मलता के बाद में क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, क्या है उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें ज्ञात करना है कैपिटल N ज्ञात करना है। क्या बेटा ज्ञात करना है, कैपिटल N ज्ञात करना है। आपको ये पता है ये क्या है बेटा, विलेय। ये क्या है बेटा, विलेय। और 100 ग्राम ये क्या है बेटा आपका, विलियन। ठीक है, तो अब ये विलेय, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, विलियन का आयतन। आयतन तो बेटा किससे लिखते हैं, V से, मतलब विलियन का आयतन कितना दिया गया बेटा, आयतन होता G बराबर कितना दिया गया बेटा, 100 ml। कितना दिया गया, 100 ml। और अब क्या करेंगे, अब आप लोग देखिए क्या दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, क्या दिया गया बेटा, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना, ये स्मॉल w, ये कितना होता है बेटा, 8 ग्राम। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है, मतलब हमें स्मॉल m ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, NaOH का अणुभार ज्ञात करना। क्या बेटा ज्ञात करना, अणुभार ज्ञात करना। तो अणुभार देखा, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो कैपिटल N कितना आ जाएगा बेटा 40। ठीक है, अब जहां पे अणुभार, अब देखो इसमें एक चीज आप लोग देखिए, इसमें आपको क्या निकालना होगा बेटा, तुल्यांकी भार निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तुल्यांकी भार तो क्या है, E से लिखते हैं। तो क्या होता है, अणुभार बटे क्या होता बेटा, अणुभार बटे क्या होता, संयुक्तता। क्या होता, संयोजन। ठीक है, आपका अणुभार जो कितना निकला बेटा 40, और संयुक्तता इसकी कितनी होती है बेटा 1 होती है। इसकी संयुक्तता कितनी होती है 1। तो आपका तुल्यांकी भार कितना आ गया बेटा, आप कह सकते हो कितना आ गया, E जो आपका आया है कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। अब क्या है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कर लो बेटा। अब क्या है, नॉर्मलता ज्ञात कर लो, इसका अणुभार आपने ज्ञात कर लिया और तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर लिया। ठीक, अब आप लोग देखेंगे इसका क्या है फार्मूला आप लोगों ने जो पढ़ा था स्मॉल n, और क्या पढ़ा था बेटा आप लोगों ने, फार्मूला पढ़ा था W by m into 1000 अपॉन V। और वैल्यू किसमें होना चाहिए बेटा, ये ml में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए बेटा, ml में होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे E आएगा और बाहर होगा E, W by E। अब इसमें क्या है बेटा, सारी वैल्यू पुट कर दो। ये फार्मूला आपने नॉर्मलता में पीछे वाले टॉपिक में भी पढ़ा था ना, तो यही तो। ठीक है, अगर यहाँ पे केजी में दिया होता तो यह क्या 1000 से गुणा नहीं करा। ठीक है, ये फार्मूला निकला। अब आपको n ज्ञात करनी है, तो इसमें सारी वैल्यू क्या बेटा पुट कर दो। आपको वैल्यू आप देखो, W आपका कितना है 8 ग्राम, E आपका बेटा कितना निकला है 40। ये देखो E आया 40 आपका, ये देखो E कितना 40 आया। ठीक है, अब 1000 वॉल्यूम आपका कितना है बेटा, वॉल्यूम आपका कितना है 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब कितना होता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब बेटा जो नॉर्मलता आया है n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू जो आई है बेटा 2 आई है। कितनी आई है 2 आई है। तो विलियन की नॉर्मलता कितनी आई बेटा 2।
विलियन की नॉर्मलता कितनी आई बेटा? 2 आई। कितनी? विलियन की नॉर्मलता, जो हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी थी किसकी? विलियन की। विलियन की नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता। तो विलियन की नॉर्मलता कितनी है बेटा? 2 आई। विलियन की 2, ये आपको आंसर है। इस तरीके से बेटा सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए और इनको समझिए, ताकि क्या है जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग अगला टॉपिक देखिए। अब आप लोग देखिए सबसे अच्छा टॉपिक मोल प्रभाज। क्या लिखेंगे बेटा? मोल प्रभाज। इसको किससे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। इसको बेटा एक्स से लिखते हैं, इसको एक्स से लिखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 1 विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कह रहा है? 1 विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। जो अनुपात में होती है उसको क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखो इसको क्या है, सूत्र के माध्यम से समझते, जो इसके फार्मूले हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको समझते, इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है? 1 मोल का घटक। क्या बेटा? क्या कर रहा है? 1 मोल का घटक। क्या बेटा? 1 मोल, 1 मोल, एक घटक का लिखो, एक घटक का मोल प्रभाव। एक घटक का बेटा क्या हुआ? मोल प्रभाव। अब बराबर अनुपात में क्या लिखा जाएगा? अनुपात में बेटा घटक मोलों की संख्या क्या होगी? घटक मोलों की संख्या। घटक क्या होगा बेटा? मोलों की संख्या। आप देखो विलियन से क्या करा? विलियन से, विलियन में या विलियन से, विलियन में उपस्थित क्या करा बेटा? विलियन में उपस्थित क्या? विलियन में, ये देखो विलियन में उपस्थित कुल, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। आपका ये आप फार्मूला बेटा हो गया। क्या करा? विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, घटक मोलों की संख्या मोल प्रभाज कहते हैं। तो क्या करें? 1 विलियन में घटक के मोलों की संख्या, 1 विलियन है उसमें जो है 1 विलियन में घटक मोलों की संख्या तथा क्या करें? विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ये जो इन संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? घटक मोल का प्रभाज कहते हैं। मतलब घटक मोल का प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप लोग समझ गए अच्छे से, इसको आप अच्छे से समझ गए। 1 विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, 1 विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। तो इसको विलय का मोल प्रभाज होता है, विलय का मोल प्रभाज बराबर, इसको लिखते हैं n स्मॉल n फिर कैपिटल N प्लस n। जो विलय का मोल प्रभाज स्मॉल n कैपिटल N प्लस n, या तो n इधर रख दो बेटा या तो उधर रख दो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक तो बेटा ये होता है विलय, विलय 2 प्रकार, एक स्मॉल में होता है एक कैपिटल में होता है। एक विलय देखो n प्लस w, आपका एक ये हो गया। ठीक, अब एक चीज और देखो, एक होता है स्मॉल n प्लस, एक होता है बेटा एक फार्मूला, ये देखो अगर n बराबर स्मॉल w, एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला बेटा ये होता है। अब इसमें देखो कौन सा वर्ड क्या होता है,
ये होता है विलायक का अणुभार। किसका होता है बेटा? विलायक का अणुभार। जो आपका कैपिटल W होता है बेटा, ये किसका होता है? विलायक का अणुभार। जो M होता है ये क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। क्या होता है बेटा? विलायक का द्रव्यमान। जो M होता है ये विलायक का द्रव्यमान होता है। N का होता है विलेय होता है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें फार्मूले देखो, विलेय का मोल प्रभार बेटा, तो इसको हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ठीक है बेटा, तो ज्यादातर जो अप्लाई होता है बेटा यही अप्लाई होता है। और भी देखो इसमें और भी सूत्र हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, तो आगे विलेय का मोल प्रभार, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? W/m। ठीक है, W/m बटे, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा? विलेय का मोल प्रभार W/m। अब देखो इसमें ये क्या हो गया? विलायक का अणुभार बटे द्रव्यमान। अब ठीक इसके अनुपात में, ठीक है, अब इसके अनुपात में देखो क्या लिखते हैं? W/m, विलेय का द्रव्यमान प्लस W/m। एक बार क्या होगा? स्मॉल, एक बार कैपिटल। ठीक, एक तो सूत्र आपका ये होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा जो इसमें हुआ विलेय का मोल प्रभार हो गया बेटा। अब जो आएगा विलायक का मोल प्रभार, किसका आएगा? विलायक का मोल प्रभार। किसका आएगा? विलायक का मोल प्रभार। विलायक का मोल प्रभार, इसको किससे लिखते हैं? ये देखिए, विलायक का जो मोल प्रभार है इसको देखो किससे लिखते हैं? विलायक का मोल प्रभार लिखते हैं n + n + n। ये हो गया विलायक का मोल प्रभार। ये हो गया बेटा किसका? विलायक का मोल प्रभार। अब देखो विलायक का मोल प्रभार देखो कैसे लिखते हैं कहो। अब इसी को एक बार और डिफाइन करते हैं। विलायक का मोल प्रभार। ठीक, अब देखो एक तो ये हो गया, ठीक, विलेय का मोल प्रभार हो गया। ठीक है, अब एक बार और विलायक का मोल प्रभार, इसको जब क्या है थोड़ा कन्वर्ट करेंगे वैल्यू, तो इसको कैसे लिखते देखो। अब इसमें जो हो गया बेटा, सब कुछ क्या हो गया बेटा? जैसे ये लिखा था विलेय का मोल प्रभार। ठीक, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो जो है बेटा इसमें स्मॉल में लिखा तो इसमें कैपिटल में कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ये चेंजेस होता है। तो W/m, तो अब देखो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली उधर जाएगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी इधर, ये वाली उधर, ये वाला इस कैपिटल में हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा स्मॉल प्लस W। ठीक, ये चीज यही है। अब देखो इसमें आपने ये चीज जो है क्या है, जैसे रखी थी ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये वाली चीज जो थी क्या कैपिटल में होगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, आप लोग इसको क्या है अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को कुछ चीजें नीचे से नहीं दिख रही हैं, उसको हम थोड़ा सही ढंग से लिखे दे रहे हैं, क्योंकि क्या है मेरा बोर्ड नीचे हो गया, आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, आप लोग समझ जाना। इसको विलायक का मोल प्रभार, तो विलायक का मोल प्रभार बेटा क्या है, इधर देखो, ये आप क्या निकालेंगे हम, विलेय का मोल प्रभार देख लिया। ठीक, अब किसका? विलायक का मोल प्रभार। किसका बेटा? विलायक का मोल प्रभार। इधर विलायक का मोल प्रभार, विलायक का मोल प्रभार, विलायक का बेटा मोल प्रभार क्या होता है बेटा? विलायक का मोल प्रभार। ये चीज जो थी क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल में हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल में हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल में हो जाएगी। बाकी जो चीजें जैसे लिखी थी वैसे ही लिख दी जाएंगी। बाकी जो चीजें जैसे लिखी थी वैसे ही लिख दी जाएंगी। ये आपका हो गया बेटा विलायक का
ये आपका हो गया विलायक का मोल प्रभाज, ये आपका हो गया बेटा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल जो आएंगे किस टाइप से आएंगे। ठीक है, ये पूरा मोल प्रभाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, एक घटक का मोल प्रभाज, फिर विलेय का मोल प्रभाज किया, फिर विलेय का क्या है ये दिया, विलेय ज्ञात किया, केवल विलेय। ठीक है, फिर क्या विलायक का अणुभार बटे द्रव्यमान। ठीक है, विलेय बराबर होता है, विलायक बराबर विलायक का अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, फिर हमने विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात किया, फिर विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात किया। ठीक है, फिर हमने एक बार क्या है विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कर दिया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या थी, इसमें थोड़ा चेंज कर दी। बाकी देखिए जो आप न्यूमेरिकल करेंगे कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है। अब आप लोग सीधा एग्जाम्पल पे आइए। ठीक है बेटा, अब आप लोग देखिए न्यूमेरिकल जो आया है इस टाइप से इसके एग्जाम्पल्स होंगे। जो एग्जाम्पल्स आप लोग देखिए क्या है, 72 ग्राम H2O और 46 ग्राम C2H5, ये तुम्हारा क्या है बेटा एथिल अल्कोहल है। क्या है, के विलयन में दोनों मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये भी मोल प्रभाज है, ये भी मोल प्रभाज है। ठीक है बेटा, कितने हैं, 2 मोल प्रभाज हैं। तो अब आप देखिए जो एक है ये बेटा आपका किसका, विलायक का मोल प्रभाज है। ये बेटा किसका है, विलायक का। और ये किसका है बेटा, विलेय का है। ये किसका है, विलेय का। ये विलेय का मोल प्रभाज है और एक विलायक का। तो मोल प्रभाज जो आपको पीछे फार्मूले बताए थे 2 प्रकार के बताए थे। एक साथ जब 2 ज्ञात करने होंगे तो कौन सा फार्मूला, जब एक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा तो कौन सा फार्मूला बताए थे। ठीक है, तो तीनों फार्मूले आपको बता दिए थे, कौन सा अप्लाई अभी बता देंगे कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई किया जाएगा। तो अब आप लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, ये जो 46 ग्राम है ये किसका है, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज बेटा स्मॉल w से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल w से। अब बात करेंगे किसका, ये विलेय का मोल प्रभाज हो गया। अब विलायक का मोल प्रभाज करेंगे, तो विलायक का तो इस कैपिटल W से 72 ग्राम। तो आपको 2 चीजें कंफर्म होगी, 2 चीजें कंफर्म होगी, स्मॉल W कैपिटल W। अब आप लोग बारी बारी से सारी चीजें देखते चलिए। ठीक है, ताकि क्या है आपको आसानी से समझ में आ सके। अब आप लोग एक चीज याद रखें, अब इसके बाद ज्ञात क्या करेंगे बेटा, अणुभार ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, अणुभार। ठीक है, तो सबसे पहले किसका ज्ञात करेंगे, C2H5 का अणुभार, एथिल अल्कोहल का C2H5OH का अणुभार। क्या बेटा, अणुभार। ठीक है, तो कार्बन का बेटा देखो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12। इसके पास कितने हैं, 2 हैं, तो इसको क्या कर देंगे बेटा 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 5, तो इसको क्या करेंगे बेटा 5 से गुणा कर देंगे। जितनी कार्बन संख्या होगी उसी को उतने से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो अब सब जोड़ दोगे 12 दूना 24, 5, 16 प्लस 1, तो सब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6 5 21, 6 5 21 और 21 तो 22, तो हो जाएगा आपका 22 24 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा बेटा 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46। तो ये आपका क्या आ गया 46 बेटा आ गया स्मॉल m आया। कितना है 46 स्मॉल m आया। क्या है बेटा स्मॉल m आया। ठीक है, कितना है 46। अब बेटा किसका ज्ञात करना होगा जल का। किसका ज्ञात करना होगा बेटा H2O का अणुभार। किसका ज्ञात करेंगे बेटा H2O का मतलब जल। ठीक है, अब हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का कितना आता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसमें 2 से गुणा करा देंगे प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, कितना होता है बेटा 16, हाइड्रोजन का 16, तो इसमें क्या होगा 2 8। ठीक है, तो कितना हो रहेगा बेटा 16 ही रहेगा। जल का H2O का कितना आ जाएगा बेटा 16 आएगा। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले इसमें ज्ञात क्या करेंगे, एक चीज ये देखनी है लोगों को। ठीक है, तो कितना हो गया
2, अब देखो बेटा 2 + 16 कितना आ जाएगा 18, इसको 2 करना 2, तो इसमें क्या है बेटा आपका कैपिटल M आएगा। क्या आएगा बेटा कैपिटल M, ये जो निकाला था कैपिटल M कितना आ गया बेटा 18 आएगा। अब फार्मूले पे सबका अप्लाई कर दो, कैसे कौन सी चीज अप्लाई करनी है। अब देखो क्या याद करना होगा, विलयन में दोनों मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। दोनों मोल प्रभाजों की गणना, तो सबसे पहले लिखो बेटा, यहां से लिखना चालू करो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सही से करना होगा। एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना, किसकी, एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना। गणना, ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना, ठीक है, गणना करनी। अब देखो गणना मतलब क्या होता है, गिनना, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है बेटा, ये हो गए तुम्हारे किसके बेटा, विलेय का। सबसे पहले क्या है, विलेय के मोल प्रभाज जो होंगे उसका। अब इसमें क्या होता है बेटा, 2 अणु ले लिए, 2 अणु में ले लिए, विलेय के कितने, दोनों अणु ले लिए। एक बार विलायक के अणु बटे विलेय के मोल प्रभाज, इसके विलायक के भी हो गए विलेय के, ठीक है। अब जो वैल्यू हमने निकाली इसी फार्मूले में क्या है, इसको रखनी होगी। जो वैल्यू हमने निकाली इसी फार्मूले में रखनी होगी। जैसे आपका इधर कितना है, आपका 46/46, स्मॉल w स्मॉल m कितना है 46/46, यही है। तो आप इसको लिखो, आप लोग इसको अच्छे से लिखिए। जो स्मॉल w है 46/46। अब फिर आया बेटा यही स्मॉल w 46 प्लस कैपिटल आपका w कितना था 72 प्लस 72 प्लस m, कैपिटल M कितना था बेटा 18, ये आ गया। आपने 46 का 46 काट दिया, 1 आ गया, ठीक बेटा। आपने इसको काट दिया, इधर आ गया 1, ठीक है। अब 18 को काटिए इससे, तो आप डायरेक्ट काट दोगे तो आएगा 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 होता है, 18 चक्कू 72, ठीक। अब जो आपने एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना की तो हमें क्या मिला, आया 1/5। देखो एक इसको जोड़ देंगे, ये 4 1 5, ऊपर कितना 1, तो कितना आया बेटा 1/5। अब अगर इसको हम भाग देंगे, ठीक है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो बेटा कितना मिलेगा हमको, कुछ मिलेगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 आएगा। जब 5 को 1 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें 0.2। तो ये किसके आगे, एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, किसके आगे C2H5OH की मोल, ठीक। तो ये बेटा आ गया। अब हमें किसके ज्ञात करने पड़ेंगे, जल के, किसके, जल के मोल प्रभाज। तो हमने 1 की गणना कर ली है, उसका कितना मिला बेटा मुझे 0.2। अब आप लोग देखिए जल, सॉरी H2O के मोल प्रभाज की गणना करेंगे, मोल प्रभाज। अब देखिए इसमें भी वही, अब इसमें क्या होगा, ये चीज विलायक का होगा ना, हमने विलेय ज्ञात किया था, विलेय के मोल प्रभाज पहले, तो विलायक इसमें क्या होगा बेटा, आपका जो चीज लिखी थी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल में हो जाएगी। बाकी चीजें वही रहेंगी, विलेय के मोल प्रभाज बटे विलायक के मोल प्रभाज। बस क्या होता है, जो विलेय के मोल प्रभाज होते हैं ऊपर वाली वैल्यू कैपिटल में, इसके जो ये वाली वैल्यू होती है बेटा ये भी कैपिटल में, और बाकी ये वाली स्मॉल में ही रहती है। अब इसकी जैसे जैसे वैल्यू पीछे पुट किए थे उसी तरीके से इसमें भी वही वैल्यू पुट करो। अब आपका कैपिटल W और कैपिटल M कितना है, कैपिटल W देखो बेटा कितना है 72, कितना है बेटा 72।
और m कितना है बेटा 80 बाई, अब स्मॉल w स्मॉल m कितना है आपका आया था 46 बाई कितना आया था बेटा 46 बाई 46, ये देखो 46 आया था स्मॉल m, यही तो था तुम्हारा, और ये स्मॉल w, ठीक है। तो ये आ गया 46 प्लस आपका स्मॉल m 18, स्मॉल w 72। अब आप इसको काटिए, अब आप यहां से बेटा काट दिया 1 आ गया, 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72, फिर वही आपने किया ऊपर भी 4 आया। तो अब जब इसको आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, जब इसको आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर कर लीजिए, ठीक, इसी का पार्ट इधर करना, ठीक। जब इसको आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, तो आपको मिलेगा ऊपर कितना है बेटा 4 आया, कितना है बेटा 4 आया, नीचे कितना 4 1 5, कितना है 4 1 5। अब 4 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, 4 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, जैसे आप लोग 4 को 5 से भाग दोगे, 5 है 4 है, अब यहाँ पे क्या 0 पॉइंट, ठीक, यहाँ पर एक 0 लगा लिया, 5 करना क्या होता है 5 80 40 होता है, डायरेक्ट कर दिया, ठीक। तो कितना है 0.8, कितना है बेटा 0.8 आंसर आ गया, ठीक। ये आंसर किसका है 0.8 आया, ये किसका आया आंसर बेटा H2O के मोल पर बात, किसके आए H2O के मोल पर बात, कितने आए 0.8। तो आपने एथिल अल्कोहल के भी ज्ञात कर लिए और उसके भी ज्ञात कर लिए। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आएंगे, थोड़ा लेंथी होंगे, बस क्या है आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हर तरीके से कर लोगे। एथिल अल्कोहल को ज्ञात करने में बेटा कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग अच्छे से आधार ज्ञात कर लेना कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। ये चीजें जब पता होंगी तभी आप क्या है बेटा न्यूमेरिकल कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर भूल गए तो क्या होगा, आप गलत कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, वो गलत माना जाएगा। तो सब कुछ करने से पहले एटॉमिक नंबर आप पढ़ लीजिए किसका कितना होता है, उसके बाद में आपको एटॉमिक नंबर और भार जब याद कर लोगे तो सीधा फार्मूला अपनी जबान पे रखना, हमेशा माइंड में रखना। फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, उसमें वैल्यू कर दीजिए, बस आ गया, सिंपल। अब आप लोग आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बता देंगे, वो क्या होगा बेटा बहुत ही अच्छा। राउल्ट का नियम जो है बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तब तक आप क्या है बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों आपके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। इसको आप लोग क्या बेटा अच्छे से समझ लीजिए। इसके देखिए जो ये राउल्ट का नियम है ये 99% एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो क्या करें, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और उसकी क्या है सीमाएं लिखिए। सीमाएं मतलब किन तरीके से लागू होता है। अब आप लोग देखिए राउल्ट का नियम बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ज्यादा लेंथी नहीं है। 2 नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। अगर 4 नंबर में पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल आपको करना होगा, ठीक है। अब देखो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर हो जाता है। आक्षेपित अवनमन देखो क्या होता है बेटा, वाष्प दाब में P0 माइनस PS क्या होता है बेटा, P0 माइनस PS अपॉन P0, ठीक है। और विलेय के मोल प्रभाव मतलब हमने x को क्या मान लिया बेटा यहाँ पे विलेय के मोल प्रभाव। ये क्या होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके बराबर होता है बेटा, विलेय के मोल प्रभाव के। किसके, ये तुम्हारा क्या है x जो है बेटा ये विलेय मोल प्रभाव के बराबर, ठीक है। कह रहा जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अपेक्षित, तो ये आपका क्या है यही जो बेटा है P0 माइनस PS, तो ये क्या है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन,
ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू जैसे भी हम रखेंगे यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा, रखेंगे विलय के मोल प्रभाज क्या होता है n प्लस n, ये होता है बेटा विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज। ये हो गया आपका राउल का नियम, ये आपका फार्मूला हो गया पूरे राउल का नियम। ये विलय के मोल प्रभाज हो गए, ये व्यास दाब में अवशोषित अवलंबन होता है। ठीक है। अब बेटा क्या कहेगा कि अब हमको क्या है इसकी सीमाएं लिखिए, किसके, राउल के नियम की सीमाएं। राउल के नियम की सीमाएं जो आप लोग देखिए हेडिंग लिखिए, राउल के नियम की सीमाएं। राउल के नियम की क्या लिखनी बेटा, सीमाएं लिखनी। अब जैसे पहली सीमा क्या होगी, या जो ये राउल का नियम है ये तन, जो राउल का नियम है पहली सीमा हो गई, या तन विलयनों के लिए मान होता है, या तन विलयनों के लिए मान होता है। जो राउल का नियम है बहुत ही तन मतलब डाइल्यूट विलयनों के लिए मान्य होता है। अब आप लोग देखिए इसका दूसरा जो है, यह केवल क्या बेटा, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, यह केवल आवासशील विलय के लिए लागू होता है। दो सीमाएं इसकी होगी। ठीक है। आप लोग और सीमाएं लिख लीजिए इसकी, क्या है जो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। ये लिखो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्यों के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए राउल का नियम कार्य नहीं करता। राउल का नियम कार्य नहीं करता। ठीक है। अब आप लोग देखिए चौथा नियम इसका देखिए क्या कह रहा है। चौथा नियम कह रहा है विलय को क्या कह रहा है बेटा, विलय को विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। विलय को विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट बेटा कह रहा विलय पदार्थ, कह रहा विलय पदार्थ, कह रहा विलय पदार्थ क्या कह रहा बेटा, विलय पदार्थ विलायक में वियोजित या साबुत, क्या बेटा, साबुत नहीं होना चाहिए, नहीं होना। ये राउल के नियम की बेटा क्या होगी, सीमाएं। पहला क्या कर रहा है, तन विलयनों, यह राउल का नियम जो है, राउल का नियम यह तन विलयनों के लिए मान्य नहीं होता है, यह केवल आवासशील विलय के लिए लागू होता है। ठीक है। फिर कह रहा विद्युत अपघट्यों के लिए राउल का नियम कार्य नहीं करता, विद्युत क्षेत्र में क्या है, कार्य नहीं करता। फिर क्या कह रहा, विलय को विलायक के, विलय जो है विलय को विलायक के विलय को विलायक के साथ
विलय को विलायक के साथ, विलय को विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। जो विलय हो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। विलय पदार्थ विलायक में वियोजित या सागुणित नहीं होना चाहिए। विलय पदार्थ को विलायक में सागुणित नहीं होना चाहिए, मतलब उससे मिलना नहीं चाहिए। अब आप लोग देखिए इसके आगे एक और टॉपिक आपको प्रासरण दाब के बारे में बता दें, वो भी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में नहीं आ सकता, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी से क्या है, राउल का नियम लागू करना होगा, आपको कोई डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल करना है, तो क्या होगा बेटा, राउल के नियम से हल कीजिए। तो इसको क्या है, ये आपको अप्लाई कर देना फार्मूला, इसी में वैल्यू रख देना और इसी तरीके से आ जाएगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम अभी करवा देंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। आगे की देखिए कौन सा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेकर आए। क्या कह रहा है, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, विसरण तथा प्रासरण में अंतर लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। प्रासरण दाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि प्रासरण दाब क्या है, इसके डेरिवेशन भी आते हैं, कैसे प्रासरण दाब ज्ञात किया गया। ठीक है, इसको 2 तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब प्रासरण दाब कहलाता है। तो 2 चीजें, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा और पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब प्रासरण दाब कहलाता है। तो पहले इसमें एक 2 नियम जो आप लोगों ने पढ़े होंगे बेटा, क्या होता है, PV बराबर K। तो ये नियम जो इसमें लगता है वो किसके अनुसार लगता है, वो लगता है बॉयल्स, क्या बेटा, बॉयल्स किसके अनुसार लगता है बेटा, बॉयल्स वन हाफ लॉ होते हैं, बॉयल्स वन हाफ लॉ, वन हाफ लॉ के अनुसार, ये इनके अनुसार। और दूसरा जो नियम इसमें लगता है बेटा, P/T = K। ये किसके अनुसार लगता है, ये जो लगता है चार्ल्स वांट लॉ, चार्ल्स वांट लॉ, चार्ल्स वांट, ये हॉल लॉ, ठीक है, हाफ लॉ। अब देखो ये चार्ल्स वांट लॉ, ये बॉयल्स वांट हाफ लॉ। अब देखो इसमें बेटा होता क्या है, PV बराबर ST, क्या होता है, PV बराबर ST, PV बराबर ST। अब देखो तो इसको अगर PV अपॉन T S अगर ये लिख लिया, ठीक है, अगर P हमने कॉमन लेगा, P बराबर ST अपॉन V, इसको ये लिख सकते हैं। तो जो आपका इसको होता है NB, ये वैल्यू होती है, किसके बराबर होता है, S अपॉन T के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, S अपॉन T के बराबर होता है। तो अब हम जो इसमें देखेंगे एक चीज, P बराबर ST, जो बेटा एक फार्मूला होता है प्रासरण दाब का मेन जो होता है, P बराबर CST, P बराबर CST, ये इसका मेन फार्मूला होता है, ठीक। अब देखो जो N अपॉन V जो है आपका कहां पे लागू होता है, N अपॉन V जो दिया है बेटा, ये C मतलब क्या होती है, सांद्रता, ये सांद्रता पर लागू होता है जब किसी चीज में याद करोगे। अभी जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है साहब। तो एक होता है फॉर्मूला लिख दे, P बराबर W/mv बराबर गुणे में होता है ST, क्या होता है बेटा, ST। ये फार्मूला बेटा आपको बहुत अप्लाई करेगा। तो अब देखो मेरा अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के पृथक किए विलयन के विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब प्रासरण दाब कहलाता है। यहाँ तो विलय का भी है, विलय भी है, विलायक भी है, दोनों चीजें यहाँ पर हैं। तो ये आपका हो गया प्रासरण दाब। तो अब जो आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे प्रासरण तथा विसरण में अंतर, प्रासरण तथा विसरण में अंतर, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसको आप तब तक देखिए, इसको नोट करिए।
अगर प्रासरण तथा विसरण में अंतर लिखना है बेटा तो आप यहीं पे लिख लीजिए, प्रासरण तथा विसरण में अंतर। क्या है ना, प्रासरण तथा विसरण में अंतर। विसरण में तो एक तरफ आपने बेटा प्रासरण लिख लिया, एक तरफ आपने क्या लिख लिया, एक तरफ आपने क्या लिख लिया, विसरण लिख लिया। क्या लिख लिया, विसरण लिया। तो अब इसको ज्ञात करेंगे कि प्रासरण तथा विसरण में अंतर क्या होता है। इससे पहले प्रासरण भी लिख लो और प्रासरण की डिफिनेशन भी लिखवा देंगे। प्रासरण ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रासरण दाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रासरण में लिखो विलायक के कण। बेटा क्या होता है प्रासरण में लिखो विलायक के कण। क्या होता है बेटा, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं। विलायक प्रासरण में क्या लिखना है बेटा, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। अब विसरण में लिखो, विसरण के अणु देखो क्या लिखो बेटा, विसरण के अणु। क्या, विसरण के अणु, विसरण के अणु अधिक सांद्रता से क्या बेटा, अपोजिट लिखोगे, अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोग देखिए इसमें दूसरा प्रासरण, इसे क्या होता है, प्रासरण को क्या होता है, इसे क्या होता है बेटा, अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा महत्व होता है, झिल्ली द्वारा महत्व होता है। ठीक है, अब विसरण में लिख लो बेटा, विसरण में लिख लो, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली का महत्व नहीं होता। ठीक, ये आपके दो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट, यही दो अंतर याद कर लेना, आपके लिखने के लिए आसानी रहेगी और क्या आगे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट है यही अंतर है। ठीक है, अब आपका बेटा क्या रहेगा, प्रासरण दाब। ठीक है, तो प्रासरण दाब की आप लोग क्या बेटा करिए, आप डिफिनेशन लिख लीजिए, प्रासरण दाब की आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। तो हेडिंग डालो बेटा क्या होती है, प्रासरण दाब। आप प्रासरण दाब हो गया, केवल आपका जो बचा है बेटा क्या बचा, प्रासरण बचा है। क्या बेटा केवल प्रासरण बचा है, आपका केवल प्रासरण बचा। क्या बचा बेटा, प्रासरण। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पेज पे क्या होगा बेटा, आपके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी करा देंगे। तो आप लोग अब देखिए प्रासरण दाब, हेडिंग लिखिए, ये आपका ठीक है, हेडिंग डालो बेटा प्रासरण दाब।
केवल प्रासरण, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ये क्या होता है बेटा आपका? ऑस्मोसिस प्रेशर होता है। इस बोर्ड पे नहीं आएगा, आप लोग क्या इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब आप लोग देखिए, प्रासरण जो भी पीछे बता रहे थे बोर्ड पे नहीं आ पा रहा था, तो अब क्या है इसको आगे देखो क्या कह रहा है बेटा इसमें। विलायक के क्या कह रहा है? विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक, क्या बेटा होता है? शुद्ध विलायक की ओर या शुद्ध विलायक की ओर या तन विलयन की ओर या तन विलयन से, यानी तन विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। क्या कहना? विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक की ओर, क्या है? शुद्ध विलायक की ओर या फिर क्या कह रहा है? तन विलयन से, क्या कह रहा है? या फिर तन विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, मतलब उसको जाना, स्वतः प्रवाह मतलब उसको जाना, तो क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। जो आपसे पीछे क्वेश्चन किए तो पूरा हो गया, प्रासरण हो गया, प्रासरण लाभ हो गया, विसरण तथा प्रासरण में अंतर भी हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे बेटा नोट कर लीजिए। जो बच्चे मेरी क्लास कर पढ़ते हैं और क्या करें, अपने साथ कॉपी पेन नोट करके सारे जो भी नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। जब आप नोट करोगे, जितने भी नोट्स बनाएगा, जब आप नोट कर लोगे, नोट डाउन, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इससे क्या होगा, आपको बार बार मेरी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। तो कृपया जिन बच्चों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर भी करते रहें। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में, और जब भी मेरी वीडियो पढ़ें और क्या करें, लाइक्स जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अमर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है।